हेलो गाइस, मैं हूं आपका एजुकेटर और आज मैं आपके लिए एक नई सीरीज लेकर आ रहा हूं जो यूपीपीएससी मॉडल पे बेस्ड होगा। और इस क्वेश्चन में हम लोग टोटल 5 प्रश्न करेंगे जो काफी इंपॉर्टेंट होंगे आपके आने वाले एग्जाम टीसीएस प्री और यूपी आरओ एआरओ के लिए। तो क्वेश्चन करने से पहले गाइस आप लोग प्रश्न को सबसे पहले वीडियो को पॉज करिएगा और उसका आंसर आप लोग खुद कमेंट बॉक्स में करिएगा, जिससे आपका क्वेश्चन कितना प्रिपेयर है ये आपको एक मौका रिवीजन करने का मिलेगा और आपको यहाँ पे पूरे प्रश्न को सॉल्व कराया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। और फ्रेंड, वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा क्योंकि ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, और चैनल को लाइक जरूर करिएगा। ये है पॉलिटी का पहला क्वेश्चन और हम लोग बहुत केयरफुली इस क्वेश्चन को करेंगे। सबसे पहले हमने आपको बताया है कि सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। ध्यान से पढ़ने के बाद हम लोग वीडियो को पॉज करेंगे और पॉज करने के बाद आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करेंगे। फिर उसके बाद आप अपना आंसर चेक करेंगे, फिर उसके डिटेल जितने भी इसकी एक्सप्लेनेशन है वो सुनेंगे। तो आपका जो प्रश्न है काफ़ी क्लियर हो जाएगा और आपका जो भी कॉन्सेप्ट है वो भी क्लियर हो जाएगा। और आप लोग तो पहले से ही पढ़े हुए हैं, तो बस रिवीजन के तौर पे आप यहाँ करते रहिए, बाकी जो चीज़ें हैं वो चीज़ें सही होती जाएंगी। तो पहला क्वेश्चन है कि 1919 के भारत शासन अधिनियम की कौन सी प्रमुख विशेषता है। बात कर रहा है 1919 के भारत शासन अधिनियम की। तो भारत शासन अधिनियम 1919 में क्या क्या हुआ था, तो पहला देख लीजिए। पहला है ऑप्शन कि प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था की गई थी, डुअल शासन की व्यवस्था की गई थी। क्या ये सही है? बिल्कुल। 1919 के जो भारत शासन अधिनियम है उसमें जो है द्वाधिकार यानी जो द्वैध शासन है उसकी व्यवस्था की गई थी। दूसरा ऑप्शन देखते हैं कि मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचक मंडलों की व्यवस्था की गई थी। तो नहीं, बिल्कुल नहीं। 1919 का जो भारत शासन अधिनियम था उसमें मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचक मंडलों की व्यवस्था नहीं की गई थी, बल्कि इनका जो व्यवस्था हुआ था वो 1909 में ही हो गया था। जो भारत शासन अधिनियम 1909 था तो उसमें ही ये चीज़ें व्यवस्था कर दी गई थी। 1909 में ही कर दिया गया था। तीसरा ऑप्शन देखते हैं कि हम लोग केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायी शक्तियां का हस्तांतरण है। तो बिल्कुल सही है ऑप्शन कि 1919 के भारत शासन अधिनियम में केंद्रों द्वारा प्रांतों को विधायी शक्ति का हस्तांतरण किया गया था। तो यहाँ पे देखने को मिला हम लोगों को कि ऑप्शन 1 और ऑप्शन 3 ये दो हमारा सही है, और इसलिए ऑप्शन सी सही है, यानी 1 और 3 हमारा ये भारत शासन अधिनियम 1919 के परिप्रेक्ष्य में हमारा ये आंसर सही है। आपको थोड़ी डिटेल इसके बारे में हम और दे दें कि जो भारत शासन अधिनियम 1919 है यह ब्रिटिश संसद के द्वारा पारित एक अधिनियम था। ब्रिटिश संसद के द्वारा पारित एक अधिनियम था जिसका उद्देश्य था कि भारतीय शासन में भारतीयों की भागीदारी को बढ़ाना था। सिर्फ जो इंडियन की पार्टनरशिप थी उनकी भागीदारी थी उनको ही इंक्रीज करना था। और इस अधिनियम को भारत के जो सचिव थे एडमिन मॉन्टेग्यू और वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड, मॉन्टेग्यू और चेम्सफोर्ड ये दो लोगों ने क्या किया था, इन्हीं के कार्यकाल में 1919 का जो भारत शासन अधिनियम है वो पारित किया गया था। और इस अधिनियम के द्वारा ही राज्यों में जो द्वैध शासन की व्यवस्था की स्थापना की गई थी। तो ये है इसके कुछ फैक्ट जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आई होप ये आपका आंसर बिल्कुल सही होगा। ये है सेकंड क्वेश्चन, और सेकंड क्वेश्चन को भी हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे क्या पूछ रहा है। और वीडियो को पॉज आप ज़रूर करिएगा, और वीडियो को पॉज करने के बाद इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। उसके बाद आप लोग अपना आंसर मैच कराइएगा, देखिएगा आपका कितना स्कोर बन रहा है, फिर उसके फैक्ट को आप देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन संविधान सभा के विषय में सही नहीं है। तो बिल्कुल केयरफुली क्वेश्चन को पढ़िएगा, तभी उसका आंसर आप लोगों को केयरफुली पता चल जाएगा। तो संविधान सभा के लिए हम लोग देखते हैं कि पहला जो ऑप्शन है वह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी। ऑप्शन 1 बिल्कुल गलत है क्योंकि संविधान सभा जो थी वो वयस्क मताधिकार पर आधारित थी। दूसरा हम ऑप्शन देखते हैं कि वह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम था। तो प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम नहीं थी, यानी ऑप्शन 2 भी हमारा गलत हो गया और ऑप्शन 1 भी गलत हो गया। दूसरी देखते हैं कि जो संविधान सभा थी क्या वो बहुदलीय निकाय थी। जी हाँ, बिल्कुल सही है, ऑप्शन 3 सही है, ये दोनों गलत हैं। और संविधान सभा अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया उसने, तो बिल्कुल ये भी ऑप्शन सही है। यानी हमारा जो आंसर होगा कि विषय में सही नहीं है तो 1 और 2 सही नहीं है, तो ये होगा ऑप्शन ए 1 और 2। इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग फैक्ट देखते हैं कि संविधान सभा के गठन के लिए
जो भी इसका कंपोजिशन हुआ था, गठन हुआ था, वह राज्यों की विधानसभाओं का उपयोग निर्वाचक मंडल के रूप में किया गया था। निर्वाचक मंडल के रूप में किया गया था, उनका उपयोग किया गया था। अतः संविधान सभा अप्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी, ये प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम नहीं थी, इसलिए ऑप्शन ये गलत हो गया। ये जो था वह अप्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम था, ना कि प्रत्यक्ष का था। तो एक चीज़ें आपको क्लियर हुई हैं। दूसरी बात ये है कि जो वहाँ की निर्वाचक जो प्रारंभिक थी वो वयस्क मताधिकार प्रणाली द्वारा किया गया था। तो ये हमने आपको पहले बता दिया कि ये आधारित थी यहाँ पे, ठीक है। अगर ये आधारित होता थी तो आपका ऑप्शन सारे सही हो जाते। यहाँ होता अप्रत्यक्ष और यहाँ पे होता है, तो आपके सारे ऑप्शन सही होते हैं। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। तीसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यहाँ पे भी आप लोग वीडियो को पॉज करिएगा और क्वेश्चन को बिल्कुल केयरफुली पढ़िएगा, फिर उसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिएगा। कह रहा है कि संविधान सभा के बारे में कौन सा कथन सही है। ये भी क्वेश्चन उसी से पूछ रहा है कौन सा सही है, क्योंकि अभी इससे जुड़ा हम लोगों ने एक क्वेश्चन किया है और उसी से जुड़ा हम लोग एक क्वेश्चन और कर रहे हैं। तो पहला ऑप्शन कह रहा है कि इसने बड़ी संख्या में समितियों की मदद से कम किया था, समितियों की मदद से काम किया था। ये कम नहीं है, इसको काम कर लीजिए कि इसने बड़ी संख्या में समितियों की मदद से काम किया, उसमें से प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण थी। बहुत केयरफुली पढ़िए कि इसने संख्या में समितियों की मदद से काम किया, यानी संविधान सभा के बारे में बात हो रही है, और जो उसका प्रारूप समिति था वह सबसे महत्वपूर्ण थी। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है कि वाकई संविधान सभा काफ़ी बड़ी समितियों की मदद से इसने काम किया था और जो उसकी एक प्रारूप समिति थी वो सबसे महत्वपूर्ण थी। हम बात करते हैं दूसरे ऑप्शन की कि अल्पसंख्यक समुदाय जैसे ईसाई, एंग्लो इंडियन और पारसियों में सभी को पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया था। क्या ये ऑप्शन सही है? तो बिल्कुल ये ऑप्शन अल्पसंख्यक समुदायों जैसे ईसाई, एंग्लो इंडियन और पारसियों के लिए भी दिया गया था। तो ऑप्शन दूसरा भी हमारा सही है। तीसरे की बात करते हैं तो तीसरा क्या सही है? इसका निर्वाचन सार्वभौम वयस्क मताधिकार के आधार पर किया गया था। नहीं, ये ऑप्शन हमारा गलत है, क्योंकि संविधान सभा के सदस्यों का जो निर्वाचन किया गया था वो निर्वाचन प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन था, ना कि सार्वभौम वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष विधि के द्वारा। तो ये ऑप्शन हम लोग का गलत हो जाता है, क्योंकि ये जो वयस्क मताधिकार था वो इसका निर्वाचन सार्वभौम के आधार पर नहीं था, वो था अप्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा। तो इसलिए ऑप्शन गलत हो जाता है। अगला देखते हैं, इसकी चुनावी प्रक्रिया 1935 के अधिनियम के 6वीं अनुसूची पर आधारित थी। कर संपत्ति तथा शैक्षणिक योग्यता के कारण मताधिकार सीमित था। जी हाँ, ये ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। तो कौन सा हमारा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन सी 1, 2, 4 बिल्कुल सही होगा। बात करते हैं अगर कर, संपत्ति और शैक्षणिक योग्यता के आधार पर मताधिकार प्रदान किया गया था, क्योंकि सभी को वहाँ मताधिकार प्राप्त नहीं था। तो ये कुछ चीज़ें जैसे कर के आधार पे, संपत्ति के आधार पर और शैक्षणिक योग्यता के आधार पे वहाँ पे मत देने का अधिकार था। तो आई होप ये भी क्वेश्चन आपका सही हुआ होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, और इसको भी आपको वेरी केयरफुली पढ़ना है और पढ़ने के बाद वीडियो को पॉज करना है और आपको आंसर कमेंट बॉक्स में करना है। उसके बाद आप अपना आंसर मैच कराइएगा, तो आपको काफ़ी अच्छा जानने को मिलेगा। भारतीय संविधान के निर्माण में कौन सा कथन सही है? हम बात कर रहे हैं भारतीय संविधान के निर्माण की, तो हम लोग को देखना है कि इसमें से कौन सा कथन सही है, उसके बाद हम लोग को आपका आंसर लगाना होगा। पहला ऑप्शन है कि पंडित नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव का जो संविधान द्वारा स्वीकार किया गया था, संविधान के निर्माण पर असर था। क्या यह ऑप्शन सही है? बिल्कुल सही है, क्योंकि पंडित नेहरू के द्वारा ही जो उद्देश्य प्रस्ताव था वही संविधान द्वारा स्वीकार किया गया था। दूसरा देखते हैं कि उद्देश्य का बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करती है। जी हाँ, बिल्कुल ऑप्शन 2 भी सही है कि जो हमारा प्रियम्बल है वो बहुत सारी महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करती है। तो ऑप्शन 2 भी सही है। बात करते हैं ऑप्शन 3 की कि संविधान को भारत के लोगों ने आदेशित किया है। तो संविधान को भारत के लोगों ने आदेशित किया है, यानी ऑप्शन तीसरा भी सही है। बात करते हैं ऑप्शन 4 की, और चौथा ऑप्शन है कि राज्य के मुखिया को लोग प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करते हैं। क्या यह ऑप्शन सही है? बिल्कुल नहीं, यह ऑप्शन गलत है। क्यों? क्योंकि भारतीय संविधान के तहत राज्य के मुखिया यानी अर्थात राष्ट्रपति की बात कर रहा है ये, राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है वो लोगों के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से होता है। तो ये ऑप्शन यहाँ पे
गलत हो जाता है और हमारा आंसर होगा 1, 2 और 3 यानी ऑप्शन ए हमारा सही है। तो आई होप ये भी आपका आंसर बिल्कुल सही होगा। तो जो अप्रत्यक्ष रूप से होता है उसमें कौन कौन लोग भाग लेते हैं, ये भी चीज़ें आप लोग यहाँ जान लें। तो संसद एवं विधानसभा के जो निर्वाचित मेंबर्स होते हैं वो यहाँ पे राष्ट्रपति या राज्य के मुखिया के मत में भाग लेते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 5 और इसमें कह रहा है कि सही कथन का चुनाव करें। आप वीडियो को पॉज करें और उसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। पहला ऑप्शन है कि भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। क्या ये ऑप्शन सही है? जी हाँ, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। क्योंकि भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करने में पूर्णतया सक्षम है तथा भावी आवश्यकताओं यानी जो हमारा आने वाला है के मद्देनज़र इसमें संशोधन संबंधी प्रावधान भी है। ठीक है, तो दो चीज़ों की वजह से ये चीज़ें जो हैं कि भारत का जो संविधान है वो देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है और करने में सक्षम है। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हुआ। हम बात करते हैं ऑप्शन दूसरे की। भारत के संविधान को क्या गृहीत संविधान कहा जाता है? तो क्या ऑप्शन सही है? बिल्कुल ये ऑप्शन सही है। क्यों? कहने का रीज़न ये है कि जो हमारा देश है, देश का संविधान है, तो देश के संविधानों में जो तथ्य एवं विचार ग्रहण किए गए हैं तथा इसमें एक दूसरी तरफ कह सकते हैं कि जो विभिन्न देशों के संविधान से जो हमारे संविधान में जो चीज़ें तथ्य या विचार ग्रहण किए गए हैं उनके आधार पर हम लोग इसको एक गृहीत संविधान कह सकते हैं। तो ये भी ऑप्शन दूसरा हमारा सही है। हम बात करते हैं ऑप्शन 3 की। बेबल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान थी। क्या ये ऑप्शन सही है? तो बिल्कुल ये भी ऑप्शन सही है कि जो बेबल योजना थी उसमें जो कार्यकारी परिषद थी उसमें हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या बिल्कुल इक्वल थी। तो इसलिए ऑप्शन 1, 2, 3 तीनों सही होता है और हमारा आंसर होगा डी 1, 2, 3। यहाँ पे थोड़ा सा आप जानकारी और ले लें कि अक्टूबर 1943 में लॉर्ड लिन लिथगो के स्थान पर विस्काउंट बेबल वायसराय तथा गवर्नर जनरल नियुक्त किए हुए थे और वे भारतीय संवैधानिक गतिरोध को दूर करने के उद्देश्य से 1945 में लंदन गए थे। तो ये चीज़ें आप समझ लीजिए। तो ये ऑप्शन है तीनों सही। फ्रेंड, ये थे आपके 5 क्वेश्चन पॉलिटी के और काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो रेगुलर आप इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करते रहें और इस वीडियो को देखते रहें। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। गॉड ब्लेस यू टू ऑल। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है और हम आपको अच्छे कंटेंट प्रोवाइड कराते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।